फांसी लगाकर दी जान। 4 दिन से ड्यूटी पर ही नहीं आ रहा था आरक्षक। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर प्रदेश भर की नर्सें। मांग पूरी न होने पर 16 नवंबर को सामूहिक इस्तीफा देने की चेतावनी। ग्वालियर में बीजेपी पार्षद के बेटे और कपड़ा व्यापारी में हुआ विवाद। पार्षद के बेटों ने व्यापारी को पीटा, पुलिस ने केस दर्ज किया। जबलपुर में रेल कर्मी के साथ मारपीट से गुस्सा बाकी कर्मचारियों का हंगामा, शुरू की हड़ताल। और बस्तर में नक्सलियों ने दंडकारण्य बंद के दौरान मचाया उत्पात। कई जगह सड़कें खोदी, पुलिस के साथ हुई फायरिंग, बड़ी संख्या में हथियार मिले। नमस्कार, एक्सप्रेस एजेंडा में आपके साथ मैं दीपेश। आज से नए वक्त पर नए तेवर के साथ आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक्सप्रेस एजेंडा। आज अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिर सियासत में कौन सा मुद्दा रहा चर्चा में, किस मुद्दे पर सुबह से थी मुख्यमंत्री की नजर। शुरू करते हैं एक्सप्रेस एजेंडा का आज का सफर। तो एक्सप्रेस एजेंडा में सबसे पहले खबर बीजेपी से जुड़ी है। आज मध्य प्रदेश बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार चौहान भोपाल से बाहर थे। बीजेपी दफ्तर में आज केवल संवाद प्रमुख हितेश वाजपेयी और कार्यालय मंत्री राजेंद्र सिंह चौहान ही मौजूद रहे। कार्यालय में मौजूद इन दोनों नेताओं की नजर यूपी में हुए पंचायत चुनाव और महाराष्ट्र में शिवसेना की हरकतों पर रहीं। पशुपालन मंत्री महदेले को लेकर भी बीजेपी दफ्तर में चर्चाएं चलती रहीं। तो चलिए, इस खबर समेत तमाम और खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर राकेश अग्निहोत्री जी। और राकेश जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि आज मध्य प्रदेश बीजेपी दफ्तर में और क्या सुर्खियां रहीं, क्या कुछ और देखने को मिला? नेताओं से आपकी बातचीत हुई हो, आज कैसा रहा राज्योत्सव के बाद आज का पहला दिन? देखिए, केंद्रीय नेता दिल्ली में हैं, तो कई नेता जो हैं वो बिहार में चुनाव में व्यस्त हैं, जिनकी वापसी शुरू हो चुकी है। लेकिन यहाँ पिछले दिनों जो चुनाव डिक्लेयर हुए थे रतलाम, झाबुआ और देवास के, उसके कारण नेताओं के प्रवास पहले ही बढ़ गए थे। और प्रदेश अध्यक्ष जो नंद कुमार सिंह चौहान और अरविंद मेनन जो हाल ही में बिहार से लौटे हैं, ये सब आज देवास पहुंचे थे, क्योंकि पूर्व देवास मुख्यमंत्री को जाना था, वहां पर फॉर्म भरवाना था बीजेपी उम्मीदवार का। तो जहां तक बात बीजेपी कार्यालय की है, तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी और राजेंद्र सिंह, ये दो बड़े चेहरे थे जो पार्टी कार्यालय में मौजूद थे। बाकी मीडिया जो कक्ष है उसमें सब कर्मचारी वहां के मौजूद थे। लेकिन डॉक्टर हितेश वाजपेयी मोर्चा आज संभाले हुए थे और उनकी नज़र टीवी स्क्रीन पे थी। खासतौर से प्रदेश की राजनीति से बाहर यूपी के जो परिणाम आ रहे थे पंचायत चुनाव के, उस पर नज़र थी। वाराणसी में जो चुनाव परिणाम सामने आया, खासतौर से जिस पर वहाँ जो मीडिया कर्मी बैठे थे वो चटकारे ले रहे थे कि वाराणसी में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाई है, और सपा का जो रुझान घटता बढ़ता नजर आ रहा था, उसको लेकर के वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी नज़र बीजेपी की रणनीति पर थी। लेकिन अगर सामने मीडिया कर्मी मौजूद थे तो वो सुन ज़्यादा रहे थे, बोल कम रहे थे। और राजेंद्र सिंह जो कि अपने कार्यालय में नियमित तौर पर पहुंचते हैं, वो एक शख्सियत वहां पे जरूर मौजूद थे, जो कहीं ना कहीं प्रदेश के नेताओं के संपर्क में थे। और खासतौर से उनकी नज़र जो प्रचार प्रसार के काम में भी जुटे हुए हैं, उन सब नेताओं के साथ में थे कि जो रतलाम, झाबुआ और देवास में किस तरह से बीजेपी की एक रणनीति बनने जा रही है, उस पर वो कहीं ना कहीं अपनी नज़र रखे हुए थे। लेकिन जो दूसरे जो कक्ष थे वो कहीं ना कहीं खाली थे, उठापटक मची हुई थी। कुछ सामान बीजेपी कार्यालय से बाहर जा रहा था जो पुराना था। बीजेपी कार्यालय का पहले ही कई बार कायाकल्प हो चुका है और वहां रौनक रहती है। लेकिन जब से ये चुनाव डिक्लेयर हुए हैं और बिहार में जब व्यस्त हैं, तो कार्यालय में आना जाना आज कम ही लोगों का था। दीपेश। बिल्कुल। और राकेश जी, चूंकि नवंबर का महीना लग चुका है, इसी महीने की 29 तारीख को सीएम शिवराज को बतौर सीएम 10 साल पूरे करने और पूरे महीने को सेवा पर्व के रूप में मनाने का बीजेपी ने फैसला लिया है। तो क्या लगता है इसमें तेजी बीजेपी चुनाव के बिहार चुनाव के बाद आएगी,
या इसकी कुछ हलचलें भी देखने को मिल रही हैं? देखिए, इस वक्त पूरा फोकस दीपेश चुनाव पर आकर टिक गया है। जो बीजेपी अपनी उपलब्धियों को सामने लाने के लिए 10 साल की शिवराज सरकार की उपलब्धियों को सामने लाने के लिए एक रणनीति बना रही थी, उसका लेखा जोखा तैयार कर रही थी, प्रचार प्रसार के माध्यम से जनता तक ले जा रही थी, वो कहीं ना कहीं अब पीछे बैकफुट पर किसान की समस्या को लेके आई है, क्योंकि संकट में किसान है। तो कहीं ना कहीं उनके पूरे प्रदेश से जो संगठन को फीडबैक मिलता है, पिछले दिनों अफसर भी मैदान में पहुंचे हैं, मंत्रियों को भी पहुंचाया गया है, लेकिन कई मंत्रियों के विवादित बयान भी आ गए थे। तो कार्यालय से एक तरह से मॉनिटरिंग, सत्येंद्र भूषण भी आज अपने कक्ष में मौजूद थे और उनकी नजर भी पदाधिकारियों से थी, क्योंकि एक नए सिरे से अब बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को देवास और झाबुआ के लिए रवाना करना है। तो जो बिहार से थके हारे आए हैं उनको थोड़ा समय देना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी जल्द ही वहां पे नामांकन दाखिल करने जा रही है। उसके बाद में जो चुनाव प्रचार का जो परवान चढ़ेगा वो दीपावली के बाद चढ़ेगा। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी में जो शिवराज सरकार के 10 साल का जश्न है वो अभी उसमें दीपेश समय है, क्योंकि 29 नवंबर को जब बीजेपी के मुख्यमंत्री के तौर पर दिग्विजय सिंह का रिकॉर्ड शिवराज तोड़ेंगे, उसके बाद में वो जश्न जो उन्होंने कहा है कि किसानों की जो संकट है उसके कारण वो समारोह निरस्त कर दिए गए हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आना था। लेकिन कहीं ना कहीं जिला स्तर पर किसी न किसी रूप में ये समारोह निश्चित आयोजित होंगे, क्योंकि बीजेपी इस मंच से भी अपनी बात को सामने रख लेती है, चाहे वो किसानों से हमदर्दी जताने की बात हो या कार्यकर्ताओं में काम लगाने की बात हो, कार्यकर्ताओं को काम पर लगाने की बात हो। ये तमाम चीजें बीजेपी संगठन से गतिविधियां अंदर खाने चल रही हैं। लेकिन जो माहौल इस वक्त बना हुआ है वो कहीं ना कहीं एक चुनाव हो गया है और सबकी नजर बिहार चुनाव पर है कि जो बिहार चुनाव का परिणाम 8 तारीख को आएगा, उसके बाद नजर होगी कि आखिर झाबुआ और देवास पर बीजेपी की अपनी रणनीति किस तरह से आगे बढ़ती है, जहां उम्मीदवार कांग्रेस और बीजेपी दोनों के डिक्लेयर हो चुके हैं। बिल्कुल साथ में रहेगा राकेश जी। तो बीजेपी के बाद अब बात कांग्रेस की। कांग्रेस कार्यालय में रोज की अपेक्षा आज हलचल थोड़ी ज्यादा थी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी और मुख्य प्रवक्ता के मिश्रा काफी देर तक बैठे रहे। सभी नेता कल झाबुआ में कांतिलाल भूरिया के नामांकन को लेकर तैयारियों में जुटे थे। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी नामांकन के दौरान भूरिया के साथ मौजूद रहेंगे। इस बीच मध्य प्रदेश के प्रभारी महासचिव मोहन प्रकाश भी इंदौर पहुंच चुके हैं, लेकिन आज कांग्रेस की असली रौनक माणक अग्रवाल के घर थी, क्योंकि आज माणक अग्रवाल का जन्मदिन है। माणक का जन्मदिन मनाने ओबेदुल्लागंज और इटारसी से उनके सैकड़ों समर्थक भोपाल पहुंचे। एक खास बात और कि वो अपने साथ रसगुल्लों से भरे 3 कनस्तर भी लेकर पहुंचे। राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, माणक अग्रवाल की बर्थडे पार्टी की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले जो कल नामांकन दाखिल होने वाला शक्ति प्रदर्शन भी होता है, इस दौरान क्या तैयारियां कांग्रेस की? कौन कौन बड़े नेता क्या एन वक्त पर कुछ और चेहरे उसमें पहुंच सकते हैं और क्या कश्मकश कांग्रेस दफ्तर में आ जाए? देखिए दीपेश, मैं आपको बताऊं, चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी जो महामंत्री हैं वो बीजेपी जो कांग्रेस के नेता हैं उनसे संपर्क कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा नेताओं को जो खासतौर से केंद्र की राजनीति कर रहे हैं, जिनको छत्रप माना जाता है, कि उनको झाबुआ पहुंचाया जाए, रतलाम पहुंचाया जाए, जहां पे कांतिलाल भूरिया कल फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के से भी संपर्क किया गया था, लेकिन वो मुंबई के लिए रवाना हो गए, जबकि सुरेश पचौरी के बारे में ये जानकारी मिल रही है, जो जैसा कि चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी और जो कार्यालय में जो हलचल थी कि वो कल वहां पे पहुंच रहे हैं। और मोहन प्रकाश, जैसा कि आपने बताया कि आज इंदौर पहुंच चुके थे, और इंदौर पहुंचकर वो प्रवीण कक्कड़ जो कांतिलाल भूरिया के पीए रहे हैं, उनके माताजी का स्वर्गवास हुआ था, उनके यहाँ वो बैठने भी गए थे और कांतिलाल भूरिया कल वहां से होकर निकल गए थे। तो कुल मिलाकर के मोहन प्रकाश वहां पहुंच रहे हैं फॉर्म के समय भरने के समय। सुरेश पचौरी मौजूद रहेंगे। अरुण यादव जो पैदल यात्रा पर अपने निकले हुए हैं, तीसरे चरण में उज्जैन की तरफ है, वो भी वहां पे पहुंच सकते हैं। तो नेताओं का अब जो रुख है वो कहीं ना कहीं झाबुआ रतलाम की ओर है, और कांग्रेस कार्यालय में इसकी जो रणनीति बना रहे थे वो चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी थे। के मिश्रा जो प्रवक्ता हैं वो भी वहां पहुंचे थे, अकबर खान पहुंचे थे, कई नेता वहां पर आज थोड़ी चहल पहल वहां दिख रही थी। लेकिन जो मुख्य चहल पहल आज थी कांग्रेस कार्यालय की या ये कहा जाए कि कांग्रेस आज एक तरह से माणक अग्रवाल के घर पे शिफ्ट हो गया था। माणक अग्रवाल जो पिछले दिनों बिल्कुल राकेश जी, यही सवाल था मेरा कि माणक अग्रवाल की बर्थडे पार्टी थी, पिछले दिनों जो कड़वाहट रही उनके मन में पार्टी को लेकर, पार्टी के नेताओं में उनको लेकर कड़वाहट रही, क्या वो आज वो रसगुल्लों की मिठास में कुछ फर्क आया रसगुल्लों की मिठास से और
आज और कौन कौन बड़े नेता आज भोपाल मौजूद रहे? देखिए, जो केंद्रीय जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो तो बाहर थे, लेकिन दो बातें जरूर वहां पर हुई हैं। जो आपने बताया इटारसी और होशंगाबाद से जो उनके समर्थक आए थे, बड़ी संख्या में वहां पहुंचे थे, और वो अबेदुल्लागंज के जो चर्चित रसगुल्ले हैं वो 3 कनिस्तर में लेके गए थे, जो वहां मौजूद थे उनको खिलाया गया और कहीं ना कहीं एक मिठास घोलने की कोशिश की। लेकिन गोविंद गोयल जो पिछले दिनों जिनके यहाँ अरुण यादव पहुंचे थे और एक तरह से जो दोनों के बीच में तनाव चल रहा था उसका एक अंत हुआ था, वो आज वहां पहुंचे थे। सूत की माला लिए हुए थे, झंडा लेके गए थे कांग्रेस का, जो पिछले कई दिनों से अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। माणक अग्रवाल को वो माला पहनाते हैं, विश्वास में लेते हैं और झंडा लगाते हैं, और झंडा उनके माणक अग्रवाल के घर में भी लगाया जाता है। और उनसे वो निवेदन करते हैं कि कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को एकजुट होकर के आगे बढ़ने की बात है, जैसा कि अरुण यादव और आपके गोविंद गोयल कॉम्प्रोमाइज हुआ है, किसी तरह से उसका जो समापन हुआ है, जो गतिरोध था वो खत्म हुआ है। तो वो ये संदेश लेके आए थे कि मामला दिल्ली तक भी पहुंचा है। अपनी जगह है मतभेद, लेकिन इस वक्त झाबुआ और रतलाम के लिए माणक अग्रवाल को गोविंद गोयल ने तैयार करने की कोशिश की कि ये वक्त कांग्रेस का बीजेपी से लड़ने का है। और हमारा तो बात कहीं ना कहीं हमारी और अरुण यादव की बात हो गई, आप भी अपना गुस्सा शांत करिए। लेकिन मैं आपको दीपेश बता दूं कि माणक अग्रवाल वो चेहरा है कांग्रेस का कि जो पीसीसी में रौनक उन्हीं के कारण आती है। मीडिया फ्रेंडली है, कार्यकर्ताओं के बीच में लोकप्रिय है। वो बात अलग है कि वो कभी चुनाव नहीं जीते हैं, लेकिन इटारसी और होशंगाबाद की राजनीति में वो एक दखल रखते हैं जहां सुरेश पचौरी का अपना दखल रहा है। तो उनके समर्थकों ने आज इटारसी और भोपाल के जो अखबार थे वो भी पूरे रंगे हुए थे, कहीं ना कहीं विज्ञापन एक दूसरे में कार्यकर्ता होड़ लगा रहे थे। और पीसीसी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता जो कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं, आज वो पहले पीसीसी गए, बाद में माणक अग्रवाल के जाके पहुंचते हैं और उनको जन्मदिन की मुबारकबाद देते हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस का आज केंद्र बिंदु माणक अग्रवाल का घर बन गया था। लेकिन दीपेश एक बात और बताना चाहूंगा कि माणक अग्रवाल जो कभी महामंत्री रहे, उपाध्यक्ष रहे, मुख्य प्रवक्ता रहे, उनकी अपनी एक पहचान है। पिछले दिनों चर्चा में यह है कि जब वो मोहन प्रकाश से मिलने दिल्ली गए थे तो बंद कमरे में अरुण यादव की मौजूदगी में हट्टा हुई थी, और उन्होंने ये तक बोला था कि जो चर्चा आ रही है आज उनका जन्मदिन है, तो उनके हवाले से कहना शायद उतना उचित नहीं होगा, लेकिन जो चर्चा आई तो उन्होंने कहा था कि आप तो 2004 के आसपास ही कांग्रेस में आए ना, मैं 35 साल से कांग्रेस में हूं, आपको मालूम नहीं है किसको रखा जाता है, कैसे रखा जाता है। जो पिछले दिनों कार्यकारिणी का विस्तार हुआ था, जो अरुण यादव ने जो टीम बनाई थी, और जिस तरह से अरुण यादव, गोविंद गोयल और दूसरे नेताओं के नाम उस सूची से नदारद थे, उसका गुस्सा उनका निकला था। लेकिन कहीं ना कहीं माणक अग्रवाल आज अपने जन्मदिन पर कांग्रेस का वो चेहरा बन के आए कि उनको जो विरोधी भी है के मिश्रा, जिनको एक प्रतिनिधिता उनके बारे में कही जाती है, उनसे भी जब स्वराज एक्सप्रेस ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने जन्मदिन की बधाई माणक अग्रवाल को दी है और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। ठीक है, चलिए राकेश जी, अब बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की कर लेते हैं। आज सुबह अपने घर पर प्रशासनिक काम उन्होंने पूरे किए और दोपहर 12 बजे वो देवास के लिए रवाना हुए। इसके बाद भोपाल वापस लौटे और अब राजस्थान के लिए रवाना हो गए, जहां वो दीनदयाल शोध संस्थान के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राकेश जी, सीएम के आज कई अहम कार्यक्रम में नामांकन दाखिल करवाने भी पहुंचे। हालांकि कुसुम महंदेले को लेकर आज पूरा दिन बड़ा चर्चा में रहा, उस पर हम बाद में बात करने के लिए सीएम से और उनके कार्यक्रमों से जुड़ी और कुछ खास बातें। देखिए, मुख्यमंत्री आमतौर पर पूरा फीडबैक लेते हैं, कई जगह फोन पे भी बात करते हैं, मीडिया कर्मियों के संपर्क में आते हैं, कुछ कलेक्टरों से भी उनकी जो बात रूटीन होती है, और कहीं ना कहीं जो दिल्ली का फीडबैक है बिहार चुनाव का है, उसको लेने के बाद में आज उनका पूरा ध्यान था कुसुम महंदेले को लेकर। उन्होंने फोन पर बात की, जो पन्ना पर हैं, जो पन्ना के दौरे पर हैं, अपने क्षेत्र में हैं, और कहीं ना कहीं जब अखबारों में वो खबर छपी कि एक बच्चे को 1 रुपये मांगने के ऊपर उन्होंने कहीं ना कहीं लात मारी है, तो कम से कम शिवराज से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो उसको नोटिस लेंगे। और आज उन्होंने बाकायदा पहले बात की, जहां पर कुसुम महंदेले ने चर्चा ये है कि उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। फिर वो फुटेज देखे गए, वीडियो फुटेज मंगाए गए हैं मुख्यमंत्री निवास से, उनको मुख्यमंत्री ने देखा है और उसके बाद फिर कुसुम महंदेले से बात की है। और फिर जो जहां पर वो देवास के चुनाव प्रचार के लिए निकले हैं, तो वहां मीडिया कर्मियों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने पहले तो टालने की कोशिश की थी कि वो तो यहाँ नामांकन दाखिल कराने के लिए आए हैं, लेकिन फिर उन्होंने इस बात को मीडिया से भी शेयर किया कि कहीं ना कहीं कुसुम महंदेले से उन्होंने सफाई मांगी है और वो सफाई उनको मिल गई है। लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा धैर्य से चर्चा करूंगा और उसके बाद में ही कोई फैसला लूंगा। फैसला कुसुम महंदेले को हटाने को लेकर के हो सकता है, या कुसुम महंदेले को एक चेतावनी देने को लेकर हो सकता है, या पूरे मंत्रिमंडल की जो बैठक होने वाली है कल, उसमें यह संदेश जा सकता है कम से कम जिम्मेदार पदों पर बैठे खासतौर से मंत्री ऐसे कोई बयान और ऐसी हरकत न करें कि जिससे कि सरकार की छवि को बट्टा लगता है। तो कुसुम महंदेले आज केंद्र का चर्चा का केंद्र बिंदु बनी रहे। और लगता है क्या कुसुम महंदेले सुरक्षित है फिलहाल?
देखिए कुछ कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि इस वक्त अपना ही विकेट, अगर हेड विकेट खुद को कुसुम मेदेले हों या शिवराज किसी को निकालें, तो मुझे नहीं लगता इसका सीधा एक चुनाव मुद्दा बनेगा और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के रतलाम और देवास और झाबुआ जा सकती है। तो कहीं ना कहीं समझाइश दी जाएगी, लेकिन सख्त चेतावनी शिवराज की तरफ से आना बाकी है और वो सामने आएगी। चलिए, अब बात उपचुनाव की। देवास विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर आज बीजेपी प्रत्याशी गायत्री राज्य पवार ने मुख्यमंत्री और तमाम मौजूद नेताओं के साथ अपना पर्चा दाखिल किया। हेलीपैड से मुख्यमंत्री टेकरी पहुंचे और यहां से बीजेपी के जुलूस में शामिल हुए। सीएम शिवराज और बीजेपी उम्मीदवार हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय गए और नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ मंत्री सुरेंद्र पटवा और दीपक जोशी भी मौजूद थे। राकेश जी, धुआंधार आज शक्ति प्रदर्शन ही नामांकन दाखिल के दौरान। निश्चित तौर पर सीएम पहले भी जा चुके हैं, शिवराज सिंह चौहान, तुकोजीराव पवार जिनका निधन हो गया, उनके निधन से जो सीट खाली हुई है उस पर उनकी पत्नी गायत्री राजे को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और जब शिवराज सिंह पहुंचे हैं वहां पर देवास में, तो देवी के दर्शन किए, वहां पर श्रीफल किया है, उसके बाद खुद ही जीप में वो शहर के हर उस मार्ग से निकले हैं जहां पर भीड़ भाड़ रहती है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी एक प्रभावी मौजूदगी आज देवास में दर्ज कराई है। फिर बाकायदा नामांकन दाखिल करवाया गया है और शिवराज ने ये कहा है कि तुकोजीराव पवार से अपने व्यक्तिगत रिश्तों को याद किया, पूरी जनता को उनको याद दिलाया और उन्होंने कहा कि मैं खुद चलकर आया हूं और उनकी पत्नी और गायत्री राजे को वो चाहते हैं कि ये उम्मीदवार बनाया गया है और निश्चित तौर पर उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए इस क्षेत्र में उन्होंने विकास के अपने वही वादों को निभाया। इस वक्त इस दौरान उनके साथ जो मंत्री सुरेंद्र पटवा और दीपक जोशी वो भी मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं देवास जो सीट है जो बीजेपी के लिए सेफ जोन में, जिसमें बीजेपी अपने आप को सेफ जोन में खड़ा मान रही है और सुरक्षित भी माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस से जो उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं एक जातीय समीकरणों को दुरुस्त करने की कोशिश है। लेकिन बीजेपी को भरोसा है कि सहानुभूति लहर जो तुकोजीराव पवार के निधन से उनको मिल सकती है, उसका फायदा और शिवराज के जो विकास के एजेंडे है उसको आगे बढ़ा करके कहीं ना कहीं और सभी पार्टी के नेताओं को एक साथ एकजुटता एकता का पाठ पढ़ाते हुए वो आगे बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं वो अपनी सीट जो बीजेपी की तुकोजीराव पवार के निधन से खाली हुई है वो जीतेंगे। और शिवराज पहले भी जा चुके हैं और वो राजघराने से जुड़े हुआ परिवार है, उनको वो कह चुके हैं कि मैं इनको लाया हूं और जनता से उनके लिए वो समर्थन मांग रहे हैं। आज नामांकन भरा गया है और प्रभावी मौजूदगी जो मैं फिर एक बार दोहराता हूं कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक भीड़ भाड़ अच्छी जुटा करके एक मैसेज दिया है और उन्होंने वहां पर किसानों को लेकर भी जिक्र किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि इस वक्त प्रदेश के में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो नहीं करना चाहिए, संकट में है। सरकार ने सारे विकल्प खोले हैं और किसानों को राहत, मुआवजा और कम से कम ढांढस बनाने की जो कोशिश है वो लगातार सरकार कर रही है और शिवराज के रहते हुए किसानों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये तमाम बातें आज उन्होंने देवास प्रवास के दौरान उस मतदाता का मन टटोलने और जीतने के लिए की है जो एक नेता करता है। और एक आरएसएस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। रांची में चल रही संघ की बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में शामिल हुए क्षेत्र प्रचारक अरुण जैन अपने सहयोगी पदाधिकारियों के साथ भोपाल लौट रहे हैं। स्वराज एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक संघ की बैठक को लेकर पदाधिकारी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। सिंहस्थ और दूसरे कामों को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति हो, इसे लेकर भी संघ निर्देश दे सकती है। राकेश जी, ये यहाँ क्या एजेंडा हो सकता है आरएसएस का इस मीटिंग को लेकर और किस तरह के निर्देश हो सकते हैं कल सामने? देखिए, रांची में जो बैठक चल रही थी बैठक समाप्त हो गई। मध्य प्रदेश से जैसा कि अरुण जैन और उनके चुनिंदा सहयोगी 4-5 सहयोगी उस बैठक में शामिल हुए थे, वो भोपाल लौट चुके हैं और कल संघ के पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को उस जो संघ का एजेंडा है उसकी एक जानकारी जो नियमित तौर पर वो देते हैं, जो सालाना बैठक होती है उस पर नजर रहेगी कि आखिर संघ क्या राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश दे रहा है या सवालों के जवाब में मध्य प्रदेश को लेकर के कौन सी ऐसी बातें हैं जो संघ चाहता है उसको आगे बढ़ाएगा। लेकिन राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी हुई है उसमें कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह के साथ बीजेपी संगठन और प्रधानमंत्री के जो दिशा है सरकार की उसके साथ कहीं ना कहीं संघ ने खड़े होने की बात कही है। जनसंख्या के संतुलन को लेकर जरूर उनके एजेंडे में एक नई बात आई है। आरक्षण के मुद्दे पर जो मोहन भागवत का बयान था उससे वो कहीं ना कहीं विवाद में न पड़ते हुए पुरानी स्थिति से बचते हुए उन्होंने किनारा काटा है। और अब जबकि मध्य प्रदेश में भी एक आदर्श राज्य जो बीजेपी के लिए माना जाता है कि यहाँ संगठन चुनाव रुके हुए हैं, तो संघ का जो लाइन होगी वो संघ के पदाधिकारियों के माध्यम से यहाँ प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और संगठन महामंत्री के पास तक पहुंचेगा कि आखिर, क्योंकि कुछ दिन बाद ही आप देखेंगे 14 और 15 को और बाद बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो अमित शाह आ रहे हैं।
उस वक्त आएंगे जब बिहार के रिजल्ट आ चुके होंगे, परिदृश्य कुछ राजनीतिक बदला होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा, जीत हार के दावे किए जाएंगे और मध्य प्रदेश में जो प्रक्रिया रुकी पड़ी है, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार हो या निगम मंडलों का की लाल बत्ती का इंतजार हो, सबसे बड़ी बात संगठन चुनाव, जहां पिछले 12 साल से ही बीजेपी मध्य प्रदेश में काबिज है और कभी जब भी संगठन चुनाव का मौका आया है तो आराम से चुनाव निपट गए, लेकिन ये पहला मौका है बीजेपी के सत्ता में रहते हुए कि संगठन चुनाव पूरी तरह से ठप है और स्थानीय स्तर पर भी वो चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। तो अमित शाह भी एक लाइन लेके आएंगे और संघ की एक लाइन होगी और कहीं ना कहीं इन दोनों की लाइन मिलेगी कि आखिर मध्य प्रदेश में संगठन में अगला नेतृत्व किसके पास होगा, इस पर आगे चर्चा देखने को मिल सकती है। लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले दिनों जो प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे आए थे, उनसे पूछा गया था कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, तो उन्होंने कहीं ना कहीं केंद्र के साथ खड़े हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा था कि केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं है, यानी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति भी गर्मा रही है कि उन्होंने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के ऊपर एक जिम्मेदारी तय कर दी थी कि वो करना नहीं चाहते हैं, जबकि मैसेज ये जा रहा है कि लगातार चाहे वो शिवराज के 10 साल का जश्न हो, मंत्रिमंडल का विस्तार हो, निगम मंडलों की नियुक्ति हो या संगठन चुनाव, केंद्र कहीं ना कहीं अवरोध बना रहा है और ठीकरा शिवराज और नंद कुमार सिंह चौहान के सिर पर तोड़ा जा रहा है। लेकिन अब जो कि मैं आपको बता रहा हूं कि अब चुनाव जो रतलाम, झाबुआ और देवास में होगा, यहाँ पर फॉर्म भरवाने के बाद में बीजेपी के नेता यहाँ बैठेंगे और दीपावली के बाद एक राजनीति अलग दिशा की ओर बढ़ेगी कि आखिर प्रचार की रणनीति क्या होती है या मध्य प्रदेश में दूसरे मोर्चों पर बीजेपी और सत्ता और संगठन के बीच में तालमेल बना के कैसे करना है, क्योंकि कांग्रेस झाबुआ में अपनी संभावनाएं टटोल रही है तो देवास में वो एक कहीं ना कहीं मुकाबले पर अपने आप को खड़ा दिखाना चाहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस तमाम जानकारी के लिए, इन तमाम चर्चाओं के लिए। फिलहाल रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। पन्ना में महदेली की हरकत ने किया मानवता को शर्मसार, क्यों बार बार मर्यादा भूल रहे हैं मंत्री। क्या महदेली की करतूत ने कांग्रेस को दिया नया हथियार? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा, फिर मर्यादा भूली मंत्री। देखिए 7-8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। सुनो, अब आकाशवाणी ले अपन प्रदेश के मुख्यमंत्री ला रमन के गोठ मां पाचेदारी रेडियो में सुने निया हमन रमन के गोठ ला दुख सुख के गोठ ला गुट कैसे हाँ काकी बने योजना ला बताइसे यहू दरी सुनबो काय गोठ ला बताही तेला छत्तीसगढ़ के परब तिहार के गोठ, गांव गरीबों किसान के गोठ, नारी शक्ति के सम्मान के गोठ, नौजवान मन के सपना के उड़ान के गोठ, लइका मन संग ज्ञान विज्ञान के गोठ, जन जन के विश्वास के गोठ। हमारा अच्छा लगे डॉक्टर रमन सिंह के गोठ है। ये उम्मीद करबो कि हमार समस्या का समाधान एक प्रयास से बहुत जल्दी होगी। अब वो हमारी बात ला समझी। प्रसारण समय है हर महीना के दूसरा रविवार बिहनिया 10:45 ले 11 बजे तक। प्रदेश के सब्बो आकाशवाणी केंद्र ले 8 नवंबर रविवार दिन हो ही तीसरा कड़ी के प्रसारण। छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग द्वारा जनहित में इधर छत्तीसगढ़ वीरगांव नगर निगम चुनाव को लेकर आज कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रत्याशियों ने रैली निकालकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। बताएं कि कांग्रेस ने अपनी ओर से सुनीता देवांगन को महापौर पद के उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है। गायत्री परिवार के कार्यक्रम में शामिल होने ग्वालियर आए प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री पारस जैन ने आज अचानक एक सरकारी स्कूल का दौरा किया। इस दौरान वो ग्वालियर के पद्मा कन्या विद्यालय पहुंचे और यहां छात्राओं के साथ योग किया। उन्हें खूब मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी। पारस जैन ने अच्छा योग करने वाली एक छात्रा को नगद इनाम भी दिया। इस दौरान पारस जैन ने मध्याह्न भोजन का स्वाद चखा, उसकी तारीफ की। पारस जैन ने कहा कि इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार शासकीय स्कूलों के कायाकल्प के लिए काफी काम कर रही है। आज हम देखने भी रहे हैं, जहाँ तक अभी हाई स्कूल हाई सेकेंडरी की बिल्डिंग भी हमने यहाँ दी है और कई विद्यालय हमने प्रमोशन उपनियन भी करे। अभी आप देखिए, सबसे बड़ा अपने शिक्षा विभाग में एक उदाहरण पेश किया है। 10+ से 12 तक के हमने प्रमोशन किए, ऑनलाइन प्रमोशन किए, ऑनलाइन पोस्टिंग की। आज दिन तक कोई विभाग में ऐसा आज दिन तक नहीं हुआ। ये पहला शिक्षा विभाग,
जिसके बाद हमारे पास संशोधन आया, हमने संशोधन भी एक भी नहीं किए। नहीं, ऐसा है, ये आदमी के मन की भावना, वास्तविक में यदि शब्द लागू हो जाए तो जो कोर्ट ने किया है ये हमारे मध्य प्रदेश में भी लागू होना चाहिए। मैं तो सहमत हूँ, क्योंकि मैं खुद सरकारी विद्यालय में पढ़ा हूँ। फिलहाल रुकें एक ब्रेक के लिए और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। क्या पन्ना में महदेली की हरकत ने किया मानवता को शर्मसार? क्यों बार बार मर्यादा भूल रहे हैं मंत्री? क्या महदेले की करतूत ने कांग्रेस को दिया नया हथियार? जनता मांगे जवाब में आज का मुद्दा, फिर मर्यादा भूली मंत्री। देखिए रात 8 बजे एसपी त्रिपाठी के साथ। सीएक लाइन है 5 प्रोजेक्ट में शुभ अवसर स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किस्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। मणिपुरम डकैती, गुजरात ब्लास्ट, 3 लोगों की हत्या का केस चल रहा है। वो खूंखार है और सुधरना नहीं चाहता। अभद्र व्यवहार भी करता है न्यायालय के साथ। 40 किलो सर्किट कैमरे इस पर लगातार निगरानी करते हैं। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी कोर्ट परिसर के बाहर है। मृत्यु दंड की मांग की गई। बड़ी खबर, उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जो निर्णय दिया गया है वो काफी विस्तृत है। उसका सम्मान करते हैं हम। वो नई उजली किरण, वो महकते गुलशन, वो गंगा जमुनी तहजीब, वो पहली दस्तक, वो मासूम उबासी, वो उंगली थाम कर चलता बचपन, नए दिन का खुशनुमा आगाज। एक्सप्रेस सवेरा, देखिए सुबह 8 बजे। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे घर की गाड़ी इसी से चलती है और आज इसकी सवारी है मेरी पत्नी और मेरी बच्ची। आज मैं अपनी पत्नी को अस्पताल ले जा रहा हूँ, ये जानने के लिए नहीं कि आने वाला लड़का है या लड़की, बल्कि स्वास्थ्य जांच के लिए, क्योंकि मुझे पता है लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं होता। अजन्मे बच्चे का लिंग परीक्षण करवाना कानूनन अपराध है। लिंग परीक्षण करने और करवाने वाले को 5 साल तक की सजा और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। हर गर्भवती महिला की समय समय पर जांच करवाना ना भूले। चलिए जी। लड़का लड़की एक समान, दोनों जीवन के वरदान। नमस्कार, सुस्वागतम। आ गए हम। हाँ मालूम है, आ गए हम। नहीं, आ गए हैं हम। प्रगति की दौड़ में सबसे आगे हमारा मध्य प्रदेश लाडली लक्ष्मी योजना से बेटियों का भविष्य सुरक्षित किया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से गरीब लड़कियों का घर बसाया। संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए योजना में निशुल्क जांच और दवा वितरण कराया। लोक सेवा गारंटी कानून लागू कर शासन को जनता के लिए जवाबदेह बनाया। किसान को 0% पर ऋण मिला। खेती को लाभ का धंधा बनाया। उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया और गांव-गांव में बिजली, सड़क, पानी पहुंचाया। क्यों माँ? सरकार ने पानी, सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग विकास, इन सभी पैमानों पर सर्वोच्च स्थान स्थापित किए हैं। तो आइए आप और हम मिलकर मध्य प्रदेश की इस विकास यात्रा में शामिल हो जाएं।
जिसकी तलाश में खाक छान रही है पुलिस, जिसे हाजिर करने का हुक्म सुना चुकी है अदालत, जिसके इंतजार में खुली पड़ी है सलाखें, आखिर कहाँ है वो? वांटेड, वांटेड, वांटेड। हर शनिवार रात 9:30 बजे। मंत्री जी नमस्कार। मैं अभी निकल